अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शनिंग ऑफ किडनी। स्ट्रक्चर हमने उसका किडनी का पढ़ लिया था। आज का टॉपिक है हमारा फंक्शनिंग ऑफ किडनी। किडनी का स्ट्रक्चर हम कल डिटेल से पढ़ चुके थे। उसके अंदर जो नेफ्रॉन्स होती हैं, जो उसका फंक्शनल यूनिट है, उसका स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया था। अब काम क्या है, किडनी का काम क्या है? किडनी का फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन फॉर्मेशन। क्या काम है किडनी का? यूरिन बनाना। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन जो है वो 3 स्टेप्स में होती है। ये काम कितने स्टेप्स में होता है? 3 स्टेप्स में। 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 स्टेप जो है प्रेशर फिल्ट्रेशन। फर्स्ट स्टेप है प्रेशर फिल्ट्रेशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन के बाद सेकंड स्टेप होगा सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेकंड स्टेप का नेम है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। चीज़ें दोबारा से जज़ब होंगी। और थर्ड स्टेप होगा लास्ट वन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन। सिर्फ 3 स्टेप्स में ये सारा जो यूरिन फॉर्मेशन का काम है वो कंप्लीट होगा। सबसे पहला जो स्टेप है प्रेशर फिल्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, जैसे ब्लड पीछे से आता है किडनीज़ के पास, तो ब्लड जो आता है वो किसकी मदद से आता है? आर्टरीज़ की मदद से। ब्लड किस में आएगा? आर्टरीज़। आर्टरीज़ आगे से फिर डिवाइड होंगी, स्मॉल ट्यूब्यूल्स बनाएंगे जिन्हें कहेंगे आर्टीरियोल्स। आर्टीरियोल्स आगे एंटर होंगी जब किडनी में फर्दर जाकर, तो कहाँ जाएंगी वो? पहला जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था ग्लोमेरुलस। तो आर्टरी से आर्टीरियोल्स, फिर आर्टीरियोल्स से आगे ब्लड किस में जाता है? ग्लोमेरुलस के पास डिवाइड होता होता। जब यहाँ ग्लोमेरुलस के पास जाता है तो यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रेशर लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जैसे कि साल्ट्स, वाटर एंड ग्लूकोज, ये सारा कुछ प्रेशर की वजह से वहाँ से गुज़रता है और चला जाता है अगले हिस्से में, जिसे कहते हैं हम नेक्स्ट पार्ट, जो कप शेप स्ट्रक्चर है, बोमेन कैप्सूल। तो यहाँ से किधर जाएगा? प्रेशर लगने से बहुत सारी चीज़ें वहाँ से निकलती हैं और कहाँ चली जाती हैं? बोमेन कैप्सूल में। कहाँ गई? बोमेन्स कैप्सूल में। जब ये फ़िल्टर हो के बोमेन कैप्सूल के पास आती हैं, जो भी मटेरियल यहाँ आता है, किससे फ़िल्टर होकर आया है? ग्लोमेरुलस से। तो इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? बोमेन कैप्सूल के पास जो फिल्ट्रेट आया है उसे नाम देंगे, बोमेन फिल्ट्रेट नहीं कहेंगे बल्कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। किसका फिल्ट्रेट है वो? ग्लोमेरुलस का। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। जो बोमेन कैप्सूल के पास फिल्टर होकर आया उसे क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब ये हमारा क्या था? फर्स्ट स्टेप डन हो गया, जिसका नाम था प्रेशर फिल्ट्रेशन। यानी इसके नाम से पता चल रहा है कि प्रेशर लगने से बहुत सारी चीज़ें, जिसमें साल्ट्स, वाटर, ग्लूकोज और बहुत यूरिया वगैरह, डिफरेंट साल्ट्स और भी होंगे, ये सारा कुछ प्रेशर लगने से ग्लोमेरुलस से निकलकर बोमेन कैप्सूल के पास आ गया और इसको नाम क्या दिया? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का। उसके बाद यहाँ से आगे फर्दर चलता जाता है और सेकंड स्टेप स्टार्ट हो जाता है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेकंड स्टेप क्या है? सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। नाम से क्या पता चल रहा है? सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, यानी चीज़ों की सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होनी है। इन्होंने अपनी अपनी मर्ज़ी की चीज़ें जो है वो हर पार्ट ने रीएब्जॉर्ब कर लेनी है। तकरीबन जितना भी वो फिल्ट्रेट था उसमें से 99% दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाता है।
99%, ये वापस इसके गिर्द जितना भी वो जाल है वेसल्स का, वो वापस चीज़ों को रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड पे जो बचेगा वो सिर्फ क्या होगा, 1%। एंड पे सिर्फ क्या होगा, 1% एंड पे वेस्ट में जाएगा, बाकी का दोबारा से रीअब्जॉर्ब होता जाएगा। अब रीअब्जॉर्ब कौन सी चीज़ किस तरह से होगी और कौन कौन से प्रोसेस के साथ होंगी? प्रोसेस कौन कौन से हो सकते हैं? ओस्मोसिस का प्रोसेस हो सकता है, वो सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस हो सकता है, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकती है। ओस्मोसिस क्या होता है? किसी मेम्ब्रेन की मदद से कोई चीज़ जब जाएगी, गुजरेगी हाई से लो की तरफ, तो हम कहेंगे ओस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या है? खुद ब खुद मटीरियल जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ, तो डिफ्यूजन है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? जब कोई चीज़ कम से ज़्यादा की तरफ जाती है, फ्रॉम लोअर कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन, तो उसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो हमारे पास पहला पार्ट जो है उसका हमने पढ़ लिया कि उसमें क्या हुआ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आया बोमेन कैप्सूल के पास। नेक्स्ट जो ट्यूबुलर सारा पार्ट है, ये क्या करता है? उसके हमने नेम पढ़े थे। फर्स्ट जो हमारे पास कन्वोल्यूटेड पार्ट है उसे कहते हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सेकंड यू शेप आ जाता है, लूप ऑफ हेले। थर्ड अगेन कन्वोल्यूटेड है, बलदार है, उसे कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये किस चीज़ की रीअब्जॉर्प्शन करेंगे, ये ध्यान से सुन लें। जो हमारे पास प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड पार्ट है, ये क्या करेगा, किसकी रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा? वाटर की भी एंड ग्लूकोज, साल्ट्स, सब चीज़ों की करवाएगा। पानी की रीअब्जॉर्प्शन किसके ज़रिए होगी, कौन से अमल से होगी? ओस्मोसिस के ज़रिए से। और साल्ट्स, ग्लूकोज वगैरह की किसके ज़रिए होगी? एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। यहाँ कौन सा अमल होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो फर्स्ट वाले पार्ट ने क्या करना है, सब चीज़ों को रीअब्जॉर्ब करने की कोशिश करनी है। उसके बाद जो मटेरियल बचेगा वो आगे मूव करेगा लूप ऑफ हेनले की तरफ। लूप ऑफ हेनले में कल हमने कहा था कि दो तरह के लिम्ब होते हैं। एक है ये नीचे की तरफ आ रहा है, जो इसे कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, ये डिसेंडिंग लिम्ब है। और इधर वाला कौन सा है? असेंडिंग लिम्ब। जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये क्या करेगा? डिसेंडिंग लिम्ब किस चीज़ की रीअब्जॉर्प्शन करेगा? यहाँ से वाटर की। नेक्स्ट मटेरियल मूव करता जा रहा है, असेंडिंग लिम्ब ने किस चीज़ की रीअब्जॉर्प्शन करनी है? साल्ट्स की। अभी भी वेस्ट मटेरियल आहिस्ता आहिस्ता जो मटेरियल था रीअब्जॉर्ब करने वाला, वो अभी भी चलता जा रहा है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक पहुँच जाएगा। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल उसमें से किस चीज़ की रीअब्जॉर्प्शन करेगा? लास्ट में फिर होगी रीअब्जॉर्प्शन वाटर की। यानी पानी को ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है अगर बॉडी में ज़रूरत है उसकी। अगर बॉडी में पानी कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसने काम करना है ताकि ये नेफ्रॉन क्या करेगी, उसको सारे का सारा मोस्टली रीअब्जॉर्ब कर ले, कम से कम बाहर जाए। अगर बॉडी में पानी बहुत ज़्यादा है, उसकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर इसको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद यहाँ एंड पे क्या बचेगा? सिर्फ एंड पे क्या होगा? बस वेस्ट। तो थर्ड स्टेप, सेकंड स्टेप हो गया सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। हर पार्ट की हमने पढ़ ली कि फर्स्ट वाले ने किस चीज़ की असेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब ने किस चीज़ की रीअब्जॉर्प्शन की, और लास्ट जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उसने एंड पे फिर किसकी रीअब्जॉर्प्शन की? वाटर की। इसके बाद जो तीसरा स्टेप है ट्यूबुलर सिक्रीशन, वो स्टार्ट हो जाएगा। इन तीनों स्टेप्स के बाद जो एंड पे वेस्ट बचेगा उसे क्या नाम देंगे हम? यूरिन का। ट्यूबुलर सिक्रीशन बहुत ज़रूरी है, इसमें बहुत सारे मुख्तलिफ आइंस, क्रिएटिनाइन, मुख्तलिफ साल्ट्स वगैरह जो हैं ये बाहर निकल जाते हैं ताकि क्या करें, ब्लड की पीएच नॉर्मल रख सकें। इनको निकालना बहुत ज़रूरी है। क्यों? पीएच ब्लड की जो है उसको नॉर्मल रखने के लिए इनका बाहर निकलना ज़रूरी है। तो ब्लड की नॉर्मल पीएच क्या होती है? 7.35 टू 7.45। ये क्या है? ब्लड की नॉर्मल पीएच। उसको मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी था कि जो एंड पे वेस्ट मटेरियल बचे हैं, जो मुख्तलिफ़ तरह के साल्ट्स वगैरह,
वो बाहर निकल जाएँ। अब ये जो एंड पे वेस्ट बचा उसे हमने नाम क्या दिया, इन तीनों स्टेप के बाद जो एंड पे वेस्ट बचा उसे नाम दिया यूरिन का। वो यूरिन किसने बनाया, किसका फंक्शन था, ये सारे नेफ्रॉन्स इसी तरह से अपना अपना काम करते हैं, तो ये मिलकर किसका काम बन जाता है, किडनी का। तो किडनी का फिर मेन फंक्शन हमने पढ़ा था, क्या था, स्टार्ट में कहा था फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, तो एंड पे क्या बना है, यूरिन फॉर्मेशन। इस यूरिन में क्या क्या कुछ होता है, इसमें कौन कौन से साल्ट्स एंड वाटर वगैरह, उनकी परसेंटेज क्या है, इसमें मुख्तलिफ मटीरियल्स हैं। जैसे कि यूरिन में सबसे ज़्यादा तो होता है वाटर, तकरीबन कितने परसेंट, 95% तो वाटर ही होता है। उसके अलावा उस यूरिन में यूरिया भी होता है। बाकी जो 5% बचा उसमें से इसकी क्या अमाउंट है, 9.3 ग्राम पर लीटर। 1 लीटर यूरिन में यूरिया तकरीबन कितनी होती है, नॉर्मल अमाउंट है उसकी 9.3 ग्राम। क्लोराइड आइंस कितने होते हैं, ऑलमोस्ट 1.87 ग्राम पर लीटर। सोडियम आइंस कितने होते हैं, 1.17 ग्राम पर लीटर। पोटेशियम आइंस कितने होते हैं, 0.750 ग्राम पर लीटर। इसके अलावा कुछ और भी साल्ट्स जो हैं वो भी होते हैं, अदर साल्ट्स, उनकी कोई ख़ास नहीं है अमाउंट, वो वेरिएबल हो सकते हैं, वो चेंज हो सकते हैं। तो ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि जो यूरिन है उसमें नॉर्मल इनकी अमाउंट क्या क्या होती है, क्लोराइड एंड सोडियम आइंस। हॉस्पिटल में इनके टेस्ट भी करते हैं, यूरिन टेस्ट। क्या चेक किया जाता है उसमें, इन साल्ट्स की अमाउंट चेक की जाती है कि ये कितने हैं, क्या ये ज़रूरत से कम है या ज़्यादा हैं। तो फंक्शनिंग ऑफ किडनी में हमने क्या पढ़े हैं, 3 स्टेप्स पढ़े हैं। कौन कौन से उनके नेम क्या हैं, प्रेशर फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और थर्ड स्टेप है ट्यूबुलर सिक्रीशन। सबसे पहले प्रेशर फिल्ट्रेशन था, ब्लड आएगा इतने प्रेशर के साथ उसमें से बहुत सारे साल्ट्स, वाटर, ग्लूकोज वगैरह प्रेशर लगने की वजह से ग्लोमेरुलस से गुजरकर कहाँ चले जाते हैं, बोमेन कैप्सूल के पास, जहाँ हम उन्हें नाम देते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का। देन ये सारा कुछ मूव करता जाता है आगे अगले स्टेप्स के लिए। अगले स्टेप का नाम है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का नाम ही जाहिर कर रहा है कि चीज़ों की क्या होनी है, यहाँ पर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होनी है। हर पार्ट ने अपनी अपनी मर्ज़ी की चीज़ें यहाँ से रीअब्जॉर्ब कर लेनी है। उसके बाद लास्ट में ट्यूबुलर सिक्रीशन होगी। मुख्तलिफ़ किस्म के साल्ट्स को, वेस्ट को बाहर निकालने के लिए ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, और ये क्या करता है, इससे ब्लड की पीएचपी नॉर्मल रहती है। इन सब स्टेप्स के बाद एंड पे वेस्ट बचेगा उसे हम नाम देते हैं यूरिन का। और उस यूरिन में हमने मुख्तलिफ साल्ट्स की अमाउंट भी पढ़ी, कितनी होती है। एक एडल्ट में एक दिन में तकरीबन कितना यूरिन बनता है, ये भी एमसीक्यू आ जाता है। तकरीबन कितना होता है, 1.4 लीटर। ये क्या है, एक एवरेज एडल्ट में पर डे जो यूरिन फॉर्मेशन है वो इतनी होती है।